आज पढ़ेंगे सेकेंड ईयर क्लास में रिवीजन की दृष्टि से आनुवांशिकता, हेरिडिटी कैरेक्टर, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इन लक्षणों को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटी कैरेक्टर। और इस पूरे विज्ञान को जेनेटिक्स बोलते हैं। अब आपने ये सुना होगा, ये तो इंट्रोडक्शन के रूप में है। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम किसका है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल ने आनुवांशिकता, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जनक बोलते हैं आनुवांशिकी की। इसको ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म हुआ था। जन्म के इसके बाद जब इन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया तो ये गिरजाघर, चिड़ियाघर में, चर्च में ये पादरी का काम करते थे। पादरी के काम करने का मतलब था वहां पर पेड़ पौधों की देखरेख करते रहते थे। कौन? ग्रेगर जोहन मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। तो चर्च में ये क्या काम करते थे? पेड़ पौधों की देखरेख करते रहते थे। और वहीं पर उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। पाइसम सटाइवम फैबेसी फैमिली का है बगीचे की मटर, पाइसम सटाइवम। इस पर उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। उस मैदान में, चर्च के चारों तरफ जो मैदान था, जो गार्डन था, उसमें मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। और ये लगभग इन्होंने 8 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट करते करते ये किताब कॉपियों में लिखते गए। इंट्रोडक्शन है बता रहे इनका। अब जब लिख गया, पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया उन्होंने, तो ये जो है पब्लिकेशन कराने के लिए किसी प्रेस पर गए। जब प्रेस पर गए तो वहां पर इन्होंने क्या किया, वो प्रेस बताए अपनी कहानी कि हमने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, इनको देख लीजिए, आप प्रकाशित कर दीजिए। तो वहां पर उस समय स्थिति क्या चल रही थी? जब ये ले गए थे, डार्विन और लेमार्क की थ्योरी पर ज्यादा प्रचलन था। लेमार्क और डार्विन भी अपन लोग पढ़ेंगे अभी भी इंट्रोडक्शन के रूप में। लेमार्क और डार्विन की थ्योरी के कारण से इनके उस थीसिस का, यानी उनके जो पेज लिखे हुए थे, उस पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया। किसने? प्रकाशन करने वाले जो प्रकाशित होती है, जैसे अपन लोग प्रेस पर जाते हैं कोई चीज छपवाने के लिए, उस पर महत्व नहीं दिया। वो पेज रख लिए, उन्होंने कहा ठीक है जाओ कर देंगे। इस चीज पर उन्हें काफी दुख हुआ और दुख होने के कारण से वो काफी समय तक दुखित रहे, काम करते रहे अपने गिरजाघर में। और लास्ट में वो समाप्त हो गए। 30-32 वर्ष बाद वही पेज आगे काम आए। कौन से वैज्ञानिक? पॉल कॉरेंस, शेरमार्क और ह्यूगो डिब्रीज। पॉल कॉरेंस, शेरमार्क और ह्यूगो डिब्रीज ने वही पेज पढ़कर, उसी थीसिस को पढ़कर ये जो 3 नियम बताए थे। 3 नियम कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभियोग का नियम और पृथक्करण का नियम। ये आनुवांशिकता के मुख्य भाग हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला नियम है। दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम। 3 प्रकार के नियमों का वर्णन किया जो बहुत पहले डार्विन साहब लिख के चले गए थे। और उस समय पर जो मुख्य पेज फंसा था, वो लेमार्क ने ये बोल दिया था, एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जो दूसरे वैज्ञानिक थे बीजमान, उन्होंने कहा भाई जब एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो मनुष्य का मालूम पैर कटा हुआ है, मेल या फीमेल का, तो उसके बच्चों का पैर कटा क्यों नहीं आता? या उंगली कटी हुई या कोई भाग में विच्छेदित है तो उनके बच्चों में क्यों नहीं होता? उन्होंने पूंछ काटी, 40 पीढ़ी तक पूंछ चूहों की, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन जब बच्चा पैदा होता था उनका तो विथ टेल के होता था। तब ये
लेमार्क इसका उत्तर नहीं दे पाए थे। किसका? एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाती है। ये बात भी सही है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, तो लेमार्क इसका उत्तर नहीं दे पाए थे। किसका? कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते थे, लेकिन कौन से लक्षण जाते? तब जाकर के कॉलकॉरेन, शेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज, तीन वैज्ञानिकों ने ये इसका उत्तर दिया था कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने में, एक्सटर्नल और इंटरनल, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप बाह्य लक्षण होते हैं, जीनोटाइप अंदर के लक्षण होते हैं। तो जीनोटाइप जाते हैं अंदर के कैरेक्टर, जीन जाते हैं, ना कि फिनोटाइप जाते। बाह्य लक्षण नहीं जाते, हाथ पैर कटा होना, कान कटा होना, ये कोई लक्षण नहीं। कौन से लक्षण जाते हैं? जीन वाले। अब मेंडल साहब ने मटर का पौधा क्यों लिया? मटर की विशेषता क्या है कि वर्ष में 3-4 फसलें पैदा हो जाती, कम सेवा करना पड़ती है, कम खाद देना पड़ता है, स्वपरागण क्रिया हो जाती है, पर परागण नहीं होता है, और सुगमता से उपलब्ध हो जाता है, वर्ष में ज्यादा उनकी जनरेशन निकल आती है। समझ कि नहीं समझ? ये सभी कारण थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को लिया था। ये भी कारण जरूरी है जानकारी। तो शॉर्ट में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? ये जो 3 नियम थे, 3 वैज्ञानिकों ने उन्हीं पेजों को पढ़ के निकाले थे कि मेंडल साहब आज से 100 वर्ष पहले लगभग ये लिख के चले गए। क्या क्या थे? प्रभाविता का नियम, करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम का क्या बोला उन्होंने? प्रभावी माने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से किया। इसका मतलब क्या? ये शुद्ध लंबे, शुद्ध बॉन्ड। प्रभाविता का नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? जब शुद्ध लंबे पौधों अक्रॉस शुद्ध बौने विचार से करेंगे तो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे आएंगे। ये वाले पौधे मिलेंगे कैपिटल टी, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में ऐसे आएंगे शंकर लंबे पौधे प्राप्त होते। सब प्रभावी कौन होगा? ये वाला। इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब लाल रंग और सफेद रंग में क्रॉस कराया, डाल दिया, उतनी मात्रा में रेड कलर है, उसी की मात्रा में सफेद है, तो अगले वाली जो रंग बनेगा उससे प्रभावी कौन होगा? रेड कलर। जो भी बनेगा कलर, तो प्रभावी कौन सी होगा? रेड कलर। ऐसे ही जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी कौन सा कैरेक्टर आया? लंबा। इसको प्रभावी, जो रंग दिखाई देता है उसको क्या नाम दिया? प्रभावी रंग। इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम क्या है? देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्हीं के आगे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दिया। जब इनका क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन में ये वाली बनाना है कैपिटल टी, दूसरी में आई कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी में आई कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में स्मॉल टी। ये संकर लंबे एक पीढ़ी ये थी, ये जनरेशन आई, अब ये पीढ़ी है। इसमें क्या है? ये समान है, ये अलग है, ये 1:2 अनुपात 1। और अगर इनको तीनों को जोड़ो ये क्या हो जाएगा? 3:1। ये F जनरेशन है, पृथक्करण का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी पीढ़ी में इसी के आगे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी किया तो ये क्या है? शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने। स्मॉल टी का मतलब क्या होगा? शुद्ध बौने। तो ये 2 प्रकार के कैरेक्टर, ये होगा, ये होगा। ये बाह्य लक्षण है जो मैंने बोला था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण जाते हैं? बाह्य भी जाते हैं, एक्सटर्नल। तीनों टाइप कैरेक्टर मिल जाते हैं, तीनों टाइप। ये कौन से हैं? जीनोटाइप। ये जीनोटाइप कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। शुद्ध लंबे, ये क्या है? संकर लंबे, और ये शुद्ध बौने। ये कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो पृथक्करण हो गया। यहाँ के कैरेक्टर ये आ गए, ये वाला कैरेक्टर। इसलिए कहते हैं ना कि वो जो है माता पिता से तीसरी जनरेशन में वो लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। वही कैरेक्टर आ गए कैपिटल टी। इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 2 नियम हो गए, प्रभाविता का नियम और
पृथक्करण का नियम। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपघटन का नियम। ये काफी डिटेल, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्वि संकर संकरण में पहले तो शब्द कैपिटल आर और क्या है कैपिटल वाई, दूसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, लास्ट में क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, ऐसे शब्द है। ये जो स्वतंत्र अपघटन का नियम है इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे अगले टर्न पर, और रेशियो क्या आएगा 9:3:3:3। डिटेल लेंगे अगले टर्न पर, लेकिन इसको जरा पढ़ के आना स्वतंत्र अपघटन का नियम क्या है। चेकर बोर्ड या इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और या इसी को और एक का नाम क्या है स्वतंत्र अपघटन का नियम। तो पहला क्या हुआ लॉ ऑफ डोमिनेश प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपघटन के नियम, दो बता दिया। तीसरा इसकी कहानी बताएंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो चेकर बोर्ड, इसको अगले टर्न।